Good morning, student. Today I will discuss a new topic, that is components or structure of government budget. Actually, there are two main components of government budget. The first one is revenue budget and the second one is capital budget. Revenue budget is that budget in which we record the revenue received of the government and revenue expenditure of the government. Similarly, capital budget is that budget in which we record the capital received of the government and capital expenditures of the government during a fiscal year. ओके, कैपिटल बजट वो बजट होता है जिसके अंदर हम गवर्नमेंट के कैपिटल रिसीव्ड और कैपिटल एक्सपेंडिचर को रिकॉर्ड करते हैं. ओके, अब सवाल ये होता है कि कैपिटल रिसीव किसे कहते हैं और कैपिटल एक्सपेंडिचर किसे कहते हैं. कैपिटल रिसीव इज दैट रिसीव इन विच गवर्नमेंट रिसीव मनी after selling assets, after selling machine, after selling technology. In other words, capital receipt is that receipt in which government receive money after taking loan, so liability will increase. Okay, एक्चुअली इसमें दो वर्ड यूज किए जाएंगे, एक एसिड और एक लाइबिलिटी. तो पहली बात तो ये कि एसिड किसे कहते हैं और लाइबिलिटी किसे कहते हैं, ये बात क्लियर होना ज़रूरी है. उसके बाद ये टॉपिक आपका समझ में आएगा. तो एसिड्स आर दोज थिंग विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश आफ्टर सेल. एसिड्स आर दोज थिंग फ्रॉम विच वी कैन अर्न इनकम इन फ्यूचर. एसेट्स वो चीज़ें होती हैं जो सेल करने के बाद कैश में कन्वर्ट हो सकती हैं. एसेट वो चीज़ें होती हैं जिससे हमें फ्यूचर में प्रॉफिट या इनकम हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल मशीन, अगर हम मशीन को सेल करेंगे तो मशीन को सेल करने के बाद 5 लाख रुपीज़ आपके पास आ गए, तो इट मीन्स मशीन सेल करने के बाद 5 लाख कैश में क्या हो गई, वो कन्वर्ट हो गई. 5 लाख कैश में कन्वर्ट हो गई सेल करने के बाद. अगर उस मशीन से आप लॉक मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, एक लॉक 250 का मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, ये एक लॉक की कॉस्ट है, और वही लॉक मार्केट में आप सेल कर रहे हैं 350 का. इसका मतलब ये हुआ कि आपको 100 का क्या हो गया, वो प्रॉफिट. तो इस मशीन से आप 250 का लॉक प्रोड्यूस कर रहे हैं, वही लॉक मार्केट में 350 का सेल कर रहे हैं, यानी एक लॉक पर प्रॉफिट हो रहा है 100. अगर 1000 लॉक आपने सेल किए तो एक लॉक पर प्रॉफिट 100, 1000 लॉक पर जो प्रॉफिट होगा वो 1 लाख होगा. इट मीन्स मशीन से आपको प्रॉफिट भी हो रहा है, क्योंकि मशीन से आप 250 रुपये का लॉक प्रोड्यूस कर रहे हो, 350 का बेच रहे हो, 100 रुपये एक लॉक पर फायदा हो रहा है. तो मशीन से प्रॉफिट भी हो रहा है, और मशीन को अगर हम सेल करेंगे तो वो कैश में कन्वर्ट हो जाएगी. इसका मतलब मशीन क्या हुई, एसिड हुई, क्योंकि एसिड वो चीज़ें होती हैं जो सेल करने के बाद कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं. मशीन को हमने सेल किया और 5 लाख कैश आ गया, तो मशीन सेल करने के बाद कैश में कन्वर्ट हो गई. मशीन से हमें जो है वो प्रॉफिट भी हो रहा है, ये 250 रुपये का लॉक प्रोड्यूस कर रहे हैं, 350 का बेच रहे हैं, 100 का प्रॉफिट हो रहा है. तो मशीन से प्रॉफिट भी हो रहा है और मशीन सेल करने के बाद कैश में कन्वर्ट भी हो रही है, तो मशीन क्या कहलाएगी, आपकी एसिड. तो एसिड्स आर दोज थिंग विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश एंड फ्रॉम विच वी कैन अर्न प्रॉफिट इन फ्यूचर. ठीक है, लैंड, बिल्डिंग, मशीन, ये सब क्या है, आपके एसेट्स हैं. अच्छा, एक होती है लाइबिलिटीज. लाइबिलिटीज किसे कहते हैं, लाइबिलिटी वो चीज़ें होती हैं जो आपको फ्यूचर में रिटर्न करना है, यानी कि वापस करना है. अगर आपने बैंक से लोन लिया तो आपको वो फ्यूचर में वापस करना होगा. सपोज परचेज फर्नीचर ऑफ ₹5 लाख ऑन क्रेडिट. क्रेडिट माने उधार. तो आपने फर्नीचर 5 लाख का खरीदा, उधार खरीदा, और उधार खरीदा तो उसको फ्यूचर में आपको पेमेंट करना होगा.
तो जो चीज़ फ्यूचर में पेमेंट करना है उसे क्या कहते हैं, लायबिलिटीज़। लायबिलिटीज़ वो होती हैं जो आपको फ्यूचर में रिटर्न करनी होती है, फ्यूचर में जिनका पेमेंट करना होता है। बैंक से लोन लिया वो आपको पेमेंट करना पड़ेगा, तो बैंक लोन लायबिलिटी है। जिस इंसान से आपने गुड्स या सामान परचेज किया है उधार, वो इंसान कहलाता है क्रेडिटर, उसको आप पैसा दोगे फ्यूचर में। फर्नीचर परचेज किया उधार, तो फ्यूचर में उसका पेमेंट करना पड़ेगा, 2 महीने बाद 3 महीने बाद पेमेंट करना पड़ेगा। जो फ्यूचर में पेमेंट करना पड़ेगा उसे कहते हैं लायबिलिटी। ओके, तो ये 2 बेसिक टर्म है जो इसमें यूज होंगे आपके एसेट और लायबिलिटीज। अब मैं इसको 1 बाय 1 टॉपिक पे आ रहा हूं और डिफाइन कर रहा हूं। हम बात कर रहे थे कैपिटल रिसीव की। कैपिटल रिसीव वो रिसीव होता है जिसमें गवर्नमेंट पैसा रिसीव करती है। गवर्नमेंट कैसे अमाउंट रिसीव करती है, कोई भी एसेट सेल करने के बाद। एसेट सेल करने के बाद जो अमाउंट रिसीव करती है उसको हम रिकॉर्ड करते हैं कैपिटल रिसीव में। सपोज गवर्नमेंट के पास 5 मशीन थी, 3 मशीन उसने क्या कर दी, सेल कर दी। 3 मशीन सेल करने के बाद सपोज 3 लाख रुपए गवर्नमेंट के पास आ गए। ये 3 लाख कहाँ पे आएंगे, कैपिटल रिसीव में आएंगे। ओके, मशीन 5 थी, 3 मशीन सेल कर दी, कितनी मशीन बाकी बची, 2 बची। तो इसका मतलब मशीन क्या है, एसेट। आपके पास 5 एसेट थे, 5 मशीन थी, 3 मशीन आपने सेल कर दी। अब आपके पास 2 मशीन बची, तो एसेट पहले कितने थे, 5 मशीन थे, 5 एसेट थे। 3 मशीन सेल करने के बाद 3 लाख रुपए कलेक्ट किया, ये कैपिटल रिसीव है। लेकिन मशीन सेल करने के बाद आपके पास जो नंबर ऑफ मशीन कितनी बाकी बची, 2 बची। 5 मशीन थी, 3 सेल कर दी, 2 बची। इसके मतलब एसिड जो है आपके क्या हो गए, डिक्रीज हो गए। पहले 5 मशीन थे, 5 एसिड थे, अब 2 मशीन है तो आपके पास 2 एसिड हैं, यानी एसिड क्या हो गए आपके, डिक्रीज। ओके, तो जब हम मशीन या टेक्नोलॉजी या कोई भी एसिड सेल करेंगे तो एसिड तो डिक्रीज होंगे, लेकिन जब मशीन सेल करने के बाद कैश आएगा, वो कैश किस में रिकॉर्ड किया जाएगा, आपका कैपिटल रिसीव्ड। एक्चुअली कैश इज द मोस्ट लिक्विड एसिड एंड मशीन इज द फिक्स एसिड। मशीन जो है इसमें फिक्स एसिड है। फिक्स एसिड वो एसिड होते हैं जिनकी वैल्यू 1 साल या 1 साल से पहले कांस्टेंट रहती है ऑलमोस्ट। लैंड, बिल्डिंग, मशीन, ये सब फिक्स एसिड में आते हैं। तो हम इस वक्त यहाँ जो बात कर रहे हैं वो फिक्स एसिड की बात कर रहे हैं। लैंड, बिल्डिंग, मशीन, ये फिक्स एसिड की बात कर रहे हैं। तो कैपिटल रिसीव वो रिसीव होता है जिसमें गवर्नमेंट कोई भी एसिड, लैंड, बिल्डिंग, मशीन, कोई भी एसिड सेल कर कर पैसा कलेक्ट करती है। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, कैपिटल रिसीव वो रिसीव होता है जिसमें गवर्नमेंट जो है वो लोन लेकर पैसा रिसीव कर रही है, यानी लायबिलिटी क्या होगी इसमें, इंक्रीज, क्योंकि वो लोन फ्यूचर में वापस करना होगा। ठीक है, तो कैपिटल रिसीव वो रिसीव होता है जिसमें गवर्नमेंट पैसा रिसीव करती है, लेकिन गवर्नमेंट के पैसा रिसीव करने से या तो लायबिलिटी इंक्रीज होंगी या फिर एसिड क्या होंगे इसमें, डिक्रीज होंगे। 2 में से एक काम होगा। अगर मशीन सेल कर कर पैसा कलेक्ट किया है, एसिड को सेल कर कर पैसा कलेक्ट किया है, तो वो कैपिटल रिसीव है, लेकिन उसमें एसिड कम हो जाएंगे क्योंकि एसिड सेल करके पैसा कलेक्ट कर रहे हैं। अगर लोन लेकर पैसा रिसीव किया है तो वो भी कैपिटल रिसीव है, लेकिन उससे लायबिलिटी क्या हो जाएंगी, इंक्रीज हो जाएंगी, क्योंकि फ्यूचर में वो वापस करना पड़ेगा लोन। तो कैपिटल रिसीव में या तो लायबिलिटी इंक्रीज होंगी या फिर एसिड क्या होंगे इसमें, डिक्रीज होंगे। तो इन शॉर्ट, कैपिटल रिसीव इज डायरेक्ट रिसीव इन विच गवर्नमेंट रिसीव मनी आफ्टर सेलिंग एसिड, सो एसिड विल रिड्यूस, or after taking loan, so liability will increase. It is known as capital received. Is it clear? Capital receipt is direct receipt in which government receive money after selling asset, so asset will decrease. Or capital receipt is direct receipt in which government receive money after taking loan, so liability will increase. Capital receipt increase liability or decrease assets. ओके, ये है कैपिटल रिसीव्ड। एक होते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज डेट एक्सपेंडिचर इन विच गवर्नमेंट इंकर्ड एक्सपेंडिचर ऑन परचेजिंग न्यू एसेट, ऑन परचेजिंग न्यू मशीन एंड टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा।
In other words, capital expenditure is that expenditure in which government incurred expenditure on the repayment of loan. It is known as capital expenditure. कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जिसमें गवर्नमेंट पैसा खर्च करती है। कहाँ पैसा खर्च करती है? न्यू टेक्नोलॉजी परचेज करने में, न्यू मशीन परचेज करने में, न्यू एसिड, कोई भी न्यू एसिड परचेज करने में जो पैसा खर्च होगा वो कहलाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब गवर्नमेंट ने मेट्रो ट्रेन की टेक्नोलॉजी इंपोर्ट की। अब मेट्रो ट्रेन की जो टेक्नोलॉजी इंपोर्ट की, ये भी एसिड है, और इंपोर्ट करने में गवर्नमेंट का करोड़ों रुपया खर्च हो गया, वो आएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर आएगा। तो कोई भी एसिड परचेज करने में, कोई भी टेक्नोलॉजी परचेज करने में, कोई भी मशीन परचेज करने में गवर्नमेंट का जो पैसा खर्च होगा उसे कहेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। सपोज गवर्नमेंट के पास 5 मशीन थी, 2 मशीन और परचेज कर ली। अब 2 मशीन परचेज करने में सपोज 5 लाख रुपए खर्च हुए, ये कहलाएंगे 5 लाख, क्या कहलाएंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर। 5 मशीन थी, 2 मशीन परचेज कर ली, अब नंबर ऑफ मशीन कितनी हो गई? 7। इसका मतलब एसिड क्या हो गए इसमें आपके? इंक्रीज हो गए। पहले 5 मशीन थी तो 5 एसिड थे, अब 2 मशीन परचेज कर ली तो अब टोटल एसिड कितने हो गए? 7 एसिड हो गए। इसका मतलब एसिड क्या हो गए? इंक्रीज हो गए। 2 मशीन परचेज करने में जो पैसा खर्च हुआ वो क्या रहेगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर इज दैट एक्सपेंडिचर इन विच गवर्नमेंट अकर एक्सपेंडिचर ऑन परचेजिंग एसिड, ऑन परचेजिंग मशीन और परचेजिंग टेक्नोलॉजी, सो एसिड विल इंक्रीज। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, कैपिटल एक्सपेंडिचर कैन आल्सो डिफाइन एज capital expenditure is that expenditure in which government incurred expenditure on the repayment of loan. सपोज गवर्नमेंट ने IMF से, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से 500 करोड़ का लोन लिया था, ये उसकी लाइबिलिटी है। अगर गवर्नमेंट ने IMF से 500 करोड़ का लोन लिया तो ये गवर्नमेंट के लिए लाइबिलिटी है, गवर्नमेंट को ये रिटर्न करना है। सपोज 500 में से 200 लोन उसने रिटर्न कर दिया, अब लोन कितना बाकी बचा? 300। जो 300 लोन बाकी बचा ये भी क्या कहलाएगी? आपकी लाइबिलिटी। लेकिन पहले 500 करोड़ लोन था तो पहले लाइबिलिटी 500 करोड़ थी, अब 200 करोड़ लोन वापस कर दिया, अब जो लाइबिलिटी बची वो कितनी लाइबिलिटी बची? 300 करोड़। यानी लाइबिलिटी जो है 500 करोड़ से 300 करोड़ हो गई, यानी लाइबिलिटी डिक्रीज हो गई। क्यों डिक्रीज हो गई? क्योंकि हमने 200 करोड़ का लोन रिटर्न कर दिया, वापस कर दिया। लोन वापस करने में जो 200 करोड़ रुपए खर्च हुए वो भी कहलाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। इन शॉर्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जिसमें हम लोन वापस करते हैं और लोन वापस करने में, लायबिलिटी वापस करने में जो पैसा खर्च होगा वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। इससे लायबिलिटी डिक्रीज हो जाएंगी। ओके। या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जिसमें हम न्यू एसिड परचेज करते हैं, नई मशीन टेक्नोलॉजी परचेज करते हैं, इससे एसिड क्या होंगे? हमारे इंक्रीज होंगे। तो शॉर्ट में जो हम इसको डिफाइन करेंगे वो इस तरह से करेंगे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर इज दैट एक्सपेंडिचर इन विच गवर्नमेंट इंकर्ड एक्सपेंडिचर ऑन परचेजिंग एसिड लाइक मशीन टेक्नोलॉजी, सो एसिड विल इंक्रीज। In other words, capital expenditure is that expenditure in which government incurred expenditure on the repayment of loan, so liability will decrease. Okay, capital expenditure either increase assets or decrease liability. Clear? It is known as capital expenditure. अब देखिए इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? कैपिटल रिसीव में और कैपिटल एक्सपेंडिचर में, दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? क्या दोनों सेम है या अलग अलग है? एक्चुअली दोनों अलग हैं, दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि कैपिटल रिसीव में गवर्नमेंट पैसा रिसीव करती है
और कैपिटल एक्सपेंडिचर में गवर्नमेंट पैसा खर्च करेगी तो अमाउंट जाएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर में गवर्नमेंट के पास से अमाउंट जाएगा क्योंकि गवर्नमेंट पैसा खर्च कर रही है, और कैपिटल रिसीव में गवर्नमेंट पैसा रिसीव करेगी तो गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा। एक डिफरेंस। दूसरा जो मेन डिफरेंस है, दूसरा और तीसरा मेन डिफरेंस है। दूसरा मेन डिफरेंस क्या है कि कैपिटल रिसीव में गवर्नमेंट एसेट सेल करेगी और सेल करके पैसा रिसीव करेगी, जिससे एसेट डिक्रीज होंगे। और कैपिटल एक्सपेंडिचर में गवर्नमेंट न्यू एसेट परचेज करने में जो पैसा खर्च करेगी वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, और न्यू एसेट आएंगे, न्यू एसेट परचेज करेगी तो एसेट क्या होंगे इसमें इंक्रीज। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में एसेट परचेज करते हैं और कैपिटल रिसीव में एसेट सेल करते हैं। कैपिटल रिसीव में एसेट सेल करके पैसा रिसीव करेंगे, एसेट कम हो जाएंगे। कैपिटल एक्सपेंस में न्यू एसेट परचेज करेंगे तो एसेट इंक्रीज होंगे। इसमें एसेट इंक्रीज होंगे और इसमें एसेट डिक्रीज होंगे, क्योंकि कैपिटल रिसीव में एसेट सेल करते हैं इसलिए एसेट इसमें डिक्रीज होंगे। कैपिटल एक्सपेंस में न्यू एसेट परचेज करते हैं इसलिए इसमें एसेट इंक्रीज होंगे। एसेट परचेज करने में जो पैसा खर्च होगा वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। एसेट सेल करने के बाद जो पैसा रिसीव करेंगे वो कैपिटल रिसीव है। ओके, ये दूसरा डिफरेंस हुआ। तीसरा डिफरेंस, कैपिटल एक्सपेंडिचर में लोन का अमाउंट रिटर्न किया जाएगा जिससे लायबिलिटी डिक्रीज होंगी। कैपिटल रिसीव के अंदर क्या होगा कि कैपिटल रिसीव में न्यू लोन आप गवर्नमेंट लेगी जिससे अमाउंट रिसीव करेगी लोन लेकर, लेकिन लायबिलिटी क्या होंगी इंक्रीज। तो कैपिटल रिसीव में लोन लेके अमाउंट रिसीव करेंगे, लायबिलिटी इंक्रीज होगी। कैपिटल एक्सपेंडिचर में लोन वापस करेंगे तो लायबिलिटी डिक्रीज होगी, लेकिन लोन वापस करने में जो पैसा खर्च होगा वो कहलाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके, ये दोनों में डिफरेंस हुआ। और अगर डिफाइन करने को आए तो बहुत शॉर्ट में आप डिफाइन कर सकते हैं कि कैपिटल रिसीव इज डेट रिसीव इन विच गवर्नमेंट रिसीव money, government receive money after selling assets, so asset will decrease. In other words, capital receive is debt receive in which government receive money after taking loan, so liability will increase. Okay, and capital expenditure is debt expenditure in which government incurred expenditure on purchasing new assets, so asset will increase. Or in other words, capital expenditure is debt expenditure in which government incurred expenditure on the repayment of loan, so liability will decrease. Okay, ये डिफाइन हो गया दोनों का। अब कैपिटल रिसीव और कैपिटल एक्सपेंस ये दोनों कहाँ रिकॉर्ड किए जाते हैं? कैपिटल बजट में। कैपिटल बजट इज डेट बजट इन विच वी रिकॉर्ड कैपिटल रिसीव्ड of the government as well as capital expenditure of the government. ओके, ये कैपिटल बजट हुआ आपका। अब कैपिटल रिसीव के भी तीन पार्ट हो गए। कैपिटल रिसीव का एक पार्ट है मार्केट बोरोइंग, दूसरा पार्ट है रिकवरी ऑफ लोन, और तीसरा है सेल ऑफ एसेट्स। अब इन तीन पार्ट को हम वन बाय वन डिफाइन करेंगे। मार्केट बोरोइंग, मार्केट बोरोइंग का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट कभी कभी पब्लिक से लोन लेती है। गवर्नमेंट जो है वो हम लोगों से, पब्लिक से लोन लेती है, उसे कहते हैं पब्लिक डेब्ट। पब्लिक डेब्ट जो हम लोगों से गवर्नमेंट लोन लेती है वो कहलाता है पब्लिक डेब्ट। गवर्नमेंट अपनी कंपनी के डिबेंचर्स, शेयर्स, बॉन्ड हमें सेल करती है और सेल करने के बाद हमसे पैसा लेती है और उस डिबेंचर पर हमें इंटरेस्ट भी देती है, और 5 साल बाद 6 साल बाद फिर डिबेंचर का पैसा हमें वापस करती है। उसे कहते हैं रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर कहते हैं उसको। ठीक है, तो गवर्नमेंट जो पब्लिक से, हम लोगों से जो लोन लेती है वो कहलाती है मार्केट बोरोइंग या फिर पब्लिक डेब्ट।
तो कैपिटल रिसीव में गवर्नमेंट पब्लिक से लोन लेकर पैसा रिसीव कर रही है। कैपिटल रिसीव में गवर्नमेंट पब्लिक से लोन लेकर पैसा रिसीव कर रही है, ये कहलाती है मार्केट बोरिंग या पब्लिक डेब्ट। इससे गवर्नमेंट की जो लायबिलिटी है वो क्या होंगी, इंक्रीज होंगी, क्योंकि वो जो पब्लिक से लोन लेकर गवर्नमेंट ने पैसा रिसीव किया है कभी ना कभी वो विद इंटरेस्ट वापस करना पड़ेगा। ठीक है। एक है रिकवरी ऑफ लोन। रिकवरी ऑफ लोन का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट ने बहुत पहले लोन दिया था। जब गवर्नमेंट ने लोन दिया था तो ये गवर्नमेंट के लिए एसिड है। अगर गवर्नमेंट ने लोन दिया था, सपोज जैसे इंडियन गवर्नमेंट ने नेपाल की गवर्नमेंट को बहुत पहले लोन दिया था, तो अगर इंडियन गवर्नमेंट किसी दूसरी कंट्री की गवर्नमेंट को या कोई लोन दे रही है तो इंडियन गवर्नमेंट के लिए वो क्या है, एसिड है, क्योंकि गवर्नमेंट लोन दे रही है। अगर गवर्नमेंट लोन लेती है IMF से, वर्ल्ड बैंक से, तो ये लायबिलिटी है, लेकिन अगर गवर्नमेंट लोन किसी को दे रही है तो ये गवर्नमेंट के लिए एसिड है, क्योंकि बाद में वो कैश में कन्वर्ट होगा और विद इंटरेस्ट वापस आएगा। इंटरेस्ट जो होगी इनकम होगी गवर्नमेंट की। एसिड वो चीज़ें होती हैं जिससे इनकम हो और जो कैश में कन्वर्ट हो। अगर गवर्नमेंट ने लोन दिया है नेपाल की गवर्नमेंट को तो वो वापस आएगा तो कैश में कन्वर्ट होगा और विद इंटरेस्ट आएगा तो इनकम भी होगी, तो इस तरह से वो एसिड हुआ। अब सपोज अगर गवर्नमेंट ने नेपाल की गवर्नमेंट को लोन दिया, इंडियन गवर्नमेंट ने अगर नेपाल की गवर्नमेंट को लोन दिया तो गवर्नमेंट के लिए एसिड है। जब कभी उस लोन को रिकवर करेगी, रिकवर माने वापस लेगी, जो इंडियन गवर्नमेंट ने अगर किसी दूसरी कंट्री की गवर्नमेंट को लोन दिया, जब वो लोन वापस लेगी तो गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा तो उसे कहेंगे कैपिटल रिसीव। लेकिन जब लोन वापस ले लेगी तो वो जो एसिड है वो खत्म हो जाएगा। अब ठीक है, एसिड खत्म हो जाएगा तो इस तरह से एसिड क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। जब आपने लोन दिया था दूसरी कंट्री की गवर्नमेंट को, इंडियन गवर्नमेंट ने दूसरी कंट्री की गवर्नमेंट को लोन दिया था तो नया एसिड क्रिएट हुआ था। अब लोन का अमाउंट वापस ले लिया, अब वही एसिड अब खत्म हो गया तो एसिड क्या हो गया, अब डिक्रीज हो गए। लेकिन अमाउंट रिसीव किया वो कहलाएगा आपका कैपिटल रिसीव। तो कैपिटल रिसीव में क्या होता है कि गवर्नमेंट ने जो बहुत साल पहले लोन दिया था वो लोन का अमाउंट गवर्नमेंट अब रिसीव कर रही है, उसे कहते हैं रिकवरी ऑफ लोन। उसमें जो कैश रिसीव करेगी वो कहलाएगा कैपिटल रिसीव्ड। इसके अलावा एक और है सेल ऑफ एसिड। अगर गवर्नमेंट कोई अपना एसिड किसी दूसरी कंट्री को सेल कर रही है और सेल करके जो पैसा कलेक्ट कर रही है वो भी किस में आएगा, कैपिटल रिसीव के अंदर आएगा। ठीक है, तो ये कैपिटल रिसीव के पार्ट थे, मार्केट बोरिंग, रिकवरी ऑफ लोन, सेल ऑफ एसिड, ये इसके पार्ट्स थे। ठीक है, ये हो गया आपका कैपिटल रिसीव और ये हो गया आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये कैपिटल रिसीव और कैपिटल एक्सपेंडिचर ये कैपिटल बजट के दो पार्ट थे। ओके, गवर्नमेंट बजट के दो पार्ट हैं। गवर्नमेंट बजट के दो पार्ट कौन कौन से हैं, एक रेवेन्यू बजट और एक कैपिटल बजट। और कैपिटल बजट के भी दो पार्ट हो गए, कैपिटल रिसीव और कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसी तरह से रेवेन्यू बजट के भी दो पार्ट हो गए, रेवेन्यू रिसीव्ड और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्लियर। अब रेवेन्यू रिसीव किसे कहते हैं और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किसे कहते हैं। रेवेन्यू रिसीव्ड इज डेट रिसीव्ड इन विच गवर्नमेंट रिसीव मनी विदाउट सेलिंग एसेट्स। Government receive money without taking loan. Actually, revenue received is debt received in which government receive money through tax, through fees, through fine, etc. Revenue received वो रिसीव होता है जिसमें गवर्नमेंट पैसा रिसीव करती है लेकिन एसेट सेल कर पैसा रिसीव नहीं करती, लोन लेकर पैसा रिसीव नहीं करती। ओके, कैसे रेवेन्यू रिसीव में पैसा कैसे रिसीव करती है, टैक्स से, फीस से, फाइन से पैसा क्या करती है, वो रिसीव करती है। ओके, रेवेन्यू
रिसीप्ट जो है वो कैपिटल रिसीव का अपोजिट है। एक्चुअली कैपिटल रिसीव में गवर्नमेंट पैसा रिसीव करती है एसेट सेल कर कर, तो एसेट डिक्रीज होगा। कैपिटल रिसीव में गवर्नमेंट पैसा रिसीव करती है लोन लेकर, तो लायबिलिटी इंक्रीज होगी कैपिटल रिसीव के अंदर। लेकिन रेवेन्यू रिसीव में गवर्नमेंट पैसा रिसीव कर रही है, टैक्स लेकर पैसा रिसीव कर रही है, फीस एंड फाइन लेकर पैसा रिसीव कर रही है, लेकिन गवर्नमेंट जो है फीस का पैसा वापस नहीं करती, फाइन का पैसा वापस नहीं करती, इसलिए गवर्नमेंट के लिए यहाँ पर लायबिलिटी इंक्रीज नहीं हुई, क्योंकि वो वापस नहीं करेगी फीस और फाइन का पैसा, टैक्स का पैसा। ओके। और रेवेन्यू रिसीव में जो गवर्नमेंट ने पैसा रिसीव किया है टैक्स से, फीस से, फाइन से, इसमें गवर्नमेंट ने कोई एसेट सेल नहीं किया। एसेट सेल नहीं किया तो एसेट डिक्रीज नहीं हुआ। तो रेवेन्यू रिसीव में ना तो एसेट डिक्रीज होगा क्योंकि एसेट सेल नहीं कर रही गवर्नमेंट। रेवेन्यू रिसीव में गवर्नमेंट की लायबिलिटी भी इंक्रीज नहीं होगी क्योंकि गवर्नमेंट लोन नहीं ले रही। बगैर लोन लिए, बगैर एसेट सेल किए गवर्नमेंट पैसा रिसीव करेगी। कैसे गवर्नमेंट पैसा रिसीव करेगी? टैक्स से, फीस से और फाइन से। फॉर फीचर भी होता है इसका, एस्टेट भी होता है, बहुत सारे सोर्स ऑफ इनकम है गवर्नमेंट की। तो कैपिटल रिसीव में एसेट डिक्रीज होंगे क्योंकि कैपिटल रिसीव में गवर्नमेंट एसेट सेल करके पैसा रिसीव कर रही है, इसलिए एसेट डिक्रीज हो रहे हैं। रेवेन्यू रिसीव में एसेट डिक्रीज नहीं होंगे क्योंकि एसेट गवर्नमेंट सेल नहीं कर रही। कैपिटल रिसीव में लोन लेकर पैसा रिसीव कर रही है तो लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है कैपिटल रिसीव में। लेकिन रेवेन्यू रिसीव में गवर्नमेंट लोन नहीं ले रही, इसलिए लायबिलिटी यहां पर इंक्रीज नहीं होंगी। रेवेन्यू रिसीव इज डेट रिसीव विच नाइदर डिक्रीज एसेट नॉर इंक्रीज लायबिलिटी, बट गवर्नमेंट रिसीव मनी इन रेवेन्यू रिसीव थ्रू टैक्स, थ्रू फीस, थ्रू फाइन। टैक्स से, फीस से, फाइन से, फॉर फीचर से, एस्टेट से गवर्नमेंट पैसा रिसीव करती है, वो वापस नहीं करती है तो गवर्नमेंट की लायबिलिटी इंक्रीज नहीं हुई। कोई एसेट सेल नहीं करती, बस टैक्स आपसे फीस फाइन ले लेती है, इसका मतलब एसेट भी डिक्रीज नहीं होता। In short, revenue received is debt received in which government receive money through tax, through fees, through fine. Revenue received can neither decrease asset nor increase liability. Clear? नॉन टैक्स रेवेन्यू में जो आएगा वो फीस और फाइन आता है। इसमें टैक्स रेवेन्यू में जो टैक्स से पैसा कलेक्ट करती है वो आता है। तो रेवेन्यू रिसीव के भी दो पार्ट हैं, टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू। गवर्नमेंट टैक्स से जो पैसा कलेक्ट करती है वो टैक्स रेवेन्यू के अंदर आएगा। गवर्नमेंट फीस से, फाइन से जो पैसा कलेक्ट करती है वो नॉन टैक्स रेवेन्यू के अंदर आएगा। ओके। अब एक इसका लास्ट पार्ट बचा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किसे कहते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज दैट एक्सपेंडिचर इन विच गवर्नमेंट इंकर्ड एक्सपेंडिचर ऑन प्रोवाइडिंग वेलफेयर टू द पब्लिक। गवर्नमेंट वेलफेयर प्रोवाइड करने में जो पैसा खर्च कर रही है, पेंशन देने में पैसा खर्च कर रही है गवर्नमेंट, स्कॉलरशिप देने में पैसा खर्च कर रही है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देने में गवर्नमेंट पैसा खर्च कर रही है। ये जो वेलफेयर प्रोवाइड करने में जो गवर्नमेंट पैसा खर्च कर रही है वो किस में आएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज दैट एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इन विच गवर्नमेंट इंकर्ड एक्सपेंडिचर ऑन प्रोवाइडिंग वेलफेयर। ओके। इसके अलावा और भी हो सकता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर एसेट इंक्रीज नहीं होंगे, लायबिलिटी डिक्रीज नहीं होगी। इससे पहले अभी आपने देखा था कि कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर गवर्नमेंट नया एसेट, लैंड बिल्डिंग मशीन परचेज करती है और लैंड बिल्डिंग मशीन, न्यू एसेट परचेज करने में जो पैसा खर्च होता है उसे कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। और कैपिटल एक्सपेंडिचर में न्यू एसेट इंक्रीज होंगे क्योंकि न्यू एसेट परचेज कर रही है। लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में गवर्नमेंट पैसा खर्च करेगी पेंशन देने में, स्कॉलरशिप देने में,
लेकिन गवर्नमेंट को है कोई एसेट परचेज नहीं करेगी, रेवेन्यू एक्सपेंस में कोई नया एसेट परचेज नहीं करेगी, तो एसेट इंक्रीज नहीं होंगे। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में एसेट इंक्रीज नहीं होंगे क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में गवर्नमेंट कोई पैसा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर गवर्नमेंट कोई भी न्यू एसेट परचेज नहीं कर रही, इसलिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में एसेट इंक्रीज नहीं होंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर में गवर्नमेंट एसेट परचेज करती है तो उसमें एसेट इंक्रीज होंगे। ओके, कैपिटल एक्सपेंडिचर में गवर्नमेंट लोन का अमाउंट रिटर्न करती है, वापस करती है, इसलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर में लायबिलिटी डिक्रीज होती है। लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में गवर्नमेंट लोन का अमाउंट वापस नहीं करती, पेंशन दे रही है, स्कॉलरशिप दे रही है, इससे लायबिलिटी डिक्रीज नहीं होती। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ना तो लायबिलिटी डिक्रीज होंगी और ना एसेट इंक्रीज होंगे। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर is that expenditure in which government incurred expenditure on providing welfare to the public, but it neither decrease liability it nor increase asset. Revenue expenditure neither decrease liability nor increase asset. जब गवर्नमेंट नया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कोई नया एसेट परचेज नहीं करेगी तो एसेट इंक्रीज नहीं होंगे। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में गवर्नमेंट लोन का पैसा वापस नहीं करेगी तो लायबिलिटी डिक्रीज नहीं होगी। लेकिन गवर्नमेंट का पैसा खर्च होगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, कोई नेचुरल कैलामिटी आ गई तो है ना, तो जिन लोगों की डेथ हुई उनके रिलेटिव को पैसा दिया, लोगों को घर बना के दोबारा दिए, तो ये जो पैसा खर्च हुआ ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा। ठीक है, एक चीज़ और है कि गवर्नमेंट ने जो लोन लिया है, अगर गवर्नमेंट 2 लाख रुपए लोन वापस कर रही है, तो लायबिलिटी डिक्रीज होंगी। लायबिलिटी डिक्रीज होंगी तो किस में आएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा। लेकिन उस लोन पर सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट दे रही है तो वो इंटरेस्ट किस में आएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा, क्योंकि लोन पर जो इंटरेस्ट देने से लायबिलिटी कम नहीं हो रही। तो लोन पर जो इंटरेस्ट गवर्नमेंट दे रही है ये भी गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है। कौन सा एक्सपेंडिचर है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। और लोन का अमाउंट वापस कर रही है तो ये भी गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है। कौन सा एक्सपेंडिचर है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में डिफरेंस क्या हुआ? कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जिसमें गवर्नमेंट पैसा खर्च करती है न्यू एसेट परचेज करने में, तो एसेट इंक्रीज होते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में गवर्नमेंट नया एसेट परचेज नहीं करती है तो एसेट इंक्रीज नहीं होते। कैपिटल एक्सपेंडिचर में गवर्नमेंट लोन वापस करती है तो लायबिलिटी डिक्रीज होती है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में गवर्नमेंट लोन का अमाउंट वापस नहीं करती, लोन पर सिर्फ इंटरेस्ट देती है तो लायबिलिटी डिक्रीज नहीं होती। ओके, ये दोनों में डिफरेंस हुआ। और डिफाइन में क्या कहेंगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज दैट एक्सपेंडिचर इन विच गवर्नमेंट इंकर्ड एक्सपेंडिचर ऑन प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन ऑन प्रोवाइडिंग वेलफेयर टू द पब्लिक। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नाइदर डिक्रीज लायबिलिटी नॉर इंक्रीज एसेट। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज दैट एक्सपेंडिचर इन विच गवर्नमेंट इंकर्ड एक्सपेंडिचर ऑन परचेजिंग एसेट्स, सो एसेट विल इंक्रीज। Capital expenditure is that expenditure in which government return the amount of loan, so liability will decrease. Capital expenditure increase assets और decrease liability. Okay, तो ये आपका हो गया structure of government budget। तो गवर्नमेंट बजट के 2 मेन पार्ट हुए, एक है रेवेन्यू बजट और दूसरा है कैपिटल बजट। कैपिटल बजट के भी 2 पार्ट हो गए, कैपिटल रिसीव और कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसी तरह से रेवेन्यू बजट के भी 2 पार्ट हो गए, रेवेन्यू रिसीव और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फिर आप दोनों सबको अलग अलग डिफाइन करेंगे। कैपिटल रिसीव को अलग डिफाइन करेंगे, कैपिटल एक्सपेंस को अलग डिफाइन करेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंस को अलग डिफाइन करेंगे, रेवेन्यू रिसीव को अलग अलग आप डिफाइन करेंगे। एग्जाम में बेटर ये है कि पहले आप इस तरह से एक चार्ट ये पूरा आप ड्रॉ कर लें। एक ये ड्रॉ करने के बाद फिर 1 बाय 1 इसको आप क्या करो? डिफाइन करो, तब ज़्यादा क्लियर हो पाएगा और मार्क्स भी अच्छे मिलते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया, कंपोनेंट्स और स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट बजट। अब इसी टॉपिक से रिलेटेड एक चीज़ और है,
रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट। ठीक है, ये भी हम इसी से रिलेटेड है टॉपिक, तो इसी वीडियो के अंदर आपको हम बता रहे हैं अभी। एक्चुअली बजट तीन तरह का होता है। एक होता है सरप्लस बजट। सरप्लस बजट वो बजट होता है जिसमें गवर्नमेंट की जो इनकम है वो ज़्यादा होंगी और गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर कम होंगे। अगर गवर्नमेंट की इनकम 500 करोड़ है और गवर्नमेंट के एक्सपेंस 300 करोड़ है, अगर गवर्नमेंट की इनकम ज़्यादा है तो ये सरप्लस बजट कहलाएगा। ओके, बहुत सिंपल है। एक होता है बैलेंस बजट। बैलेंस बजट वो बजट होता है जिसमें गवर्नमेंट की इनकम और गवर्नमेंट के एक्सपेंस दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर गवर्नमेंट की इनकम 500 करोड़ है तो एक्सपेंस भी 500 करोड़ होंगे। अगर गवर्नमेंट की इनकम और गवर्नमेंट के एक्सपेंस दोनों इक्वल हैं तो उसे कहेंगे बैलेंस बजट। तीसरा एक और होता है डेफिसिट बजट। डेफिसिट बजट, डेफिसिट बजट वो बजट होता है जिसमें गवर्नमेंट की जो इनकम है वो कम होगी लेकिन गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर ज़्यादा होंगे। अगर गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर 500 करोड़ है और गवर्नमेंट की इनकम 300 करोड़ है, इसका मतलब गवर्नमेंट के एक्सपेंस ज़्यादा हैं, गवर्नमेंट के एक्सपेंस गवर्नमेंट की इनकम से ज़्यादा हैं, तो इसे कहेंगे डेफिसिट बजट। डेफिसिट बजट इज दैट बजट इन विच द एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट आर मोर देन द इनकम ऑफ द गवर्नमेंट। क्लियर? अब ये जो डेफिसिट बजट है, ये डेफिसिट बजट भी तीन तरह का होता है। डेफिसिट बजट के तीन टाइप्स होते हैं, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट। ओके, डेफिसिट बजट को फर्दर क्लासिफाई किया गया है तीन कैटेगरी के अंदर, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट। ठीक है, अब हम ये तीनों डेफिसिट वन बाय वन देखते हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट को एक्सप्लेन करेंगे। उससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपके कि रेवेन्यू डेफिसिट किसे कहते हैं या फिस्कल डेफिसिट किसे कहते हैं। ठीक है, वैसे इनका जो फार्मूला है पहले मैं वो लिख देता हूँ कि रेवेन्यू डेफिसिट कैसे निकालते हैं। रेवेन्यू डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला है रेवेन्यू रिसीप्ट माइनस रेवेन्यू एक्सपेंसेस। रेवेन्यू रिसीप्ट माइनस रेवेन्यू एक्सपेंस। ठीक है, एक ये भी है, इसमें आंसर जो आएगा वो नेगेटिव में आएगा आंसर। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आंसर पॉजिटिव में आए तो इसका जो एक और है इसमें पॉजिटिव लेने के लिए वो होगा रेवेन्यू एक्सपेंस आर मोर देन रेवेन्यू रिसीप्ट, और रेवेन्यू एक्सपेंस में से रेवेन्यू रिसीप्ट माइनस करेंगे।
अगर रेवेन्यू डेफिसिट किसे कहते हैं? रेवेन्यू डेफिसिट वो डेफिसिट होगा जिसमें रेवेन्यू जो एक्सपेंस है गवर्नमेंट के वो ज़्यादा होंगे, रेवेन्यू एक्सपेंस ज़्यादा होंगे। किससे ज़्यादा होंगे? रेवेन्यू रिसीव से। रेवेन्यू एक्सपेंस कितने हैं? सपोज 400 करोड़। रेवेन्यू एक्सपेंस वो होते हैं जो गवर्नमेंट वेलफेयर प्रोवाइड करने में पैसा खर्च करती है, पेंशन दे रही है, स्कॉलरशिप दे रही है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दे रही है। तो गवर्नमेंट जो वेलफेयर प्रोवाइड करने में पैसा खर्च कर रही है वो है आपका रेवेन्यू एक्सपेंस, वो है 400 करोड़। तो 400 करोड़ क्या हो गया आपका? रेवेन्यू एक्सपेंस। और जो रेवेन्यू रिसीव है जिसमें गवर्नमेंट पैसा रिसीव कर रही है टैक्स से, फीस से, फाइन से, सपोज रेवेन्यू रिसीव है 300 करोड़, तो रेवेन्यू रिसीव है 300 करोड़। इसका मतलब रेवेन्यू एक्सपेंस जो है वो 400 करोड़ रेवेन्यू रिसीव से ज़्यादा है। अगर रेवेन्यू एक्सपेंस रेवेन्यू रिसीव से ज़्यादा है तो इसे कहेंगे रेवेन्यू डेफिसिट। तो रेवेन्यू डेफिसिट इज दैट टाइप ऑफ डेफिसिट इन विच रेवेन्यू एक्सपेंस इज मोर देन द रेवेन्यू रिसीव्ड। क्लियर? इसको अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आप सिंपली क्या करेंगे कि रेवेन्यू रिसीव को माइनस करेंगे। किस में से माइनस करेंगे? रेवेन्यू एक्सपेंस में से। रेवेन्यू एक्सपेंस 400 माइनस रेवेन्यू रिसीव 300 इज इक्वल टू 100। 100 जो आया वो क्या कहलाएगा? रेवेन्यू डेफिसिट। तो रेवेन्यू डेफिसिट इज द डिफरेंस between revenue expense and revenue received. In revenue deficit, revenue expense are more than revenue received. Clear? ये फर्स्ट पॉइंट हुआ। सेकंड है इसमें फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट में आएगा टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट माइनस टोटल रिसीव्ड ऑफ द गवर्नमेंट, टोटल रिसीव्ड ऑफ द गवर्नमेंट एक्सक्लूडिंग बोरिंग, एक्सक्लूडिंग बोरिंग। ठीक है। एक है टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट के जो टोटल एक्सपेंस है, टोटल एक्सपेंस कौन कौन से होंगे? कैपिटल एक्सपेंस 500 करोड़ सपोज, प्लस रेवेन्यू एक्सपेंस 400 करोड़, दोनों को प्लस कर दें। रेवेन्यू एक्सपेंस प्लस कैपिटल एक्सपेंस दोनों को प्लस कर दें तो क्या आ जाएगा? टोटल एक्सपेंस ऑफ द गवर्नमेंट। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 400, कैपिटल एक्सपेंडिचर 500, दोनों को ऐड करने पर 400 प्लस 500 इट मींस 900 क्या होगा? टोटल एक्सपेंस ऑफ द गवर्नमेंट माइनस टोटल रिसीव्ड एक्सक्लूडिंग बोरिंग। अब टोटल रिसीव कैसे निकालेंगे? टोटल रिसीव निकालने के लिए रेवेन्यू रिसीव प्लस कैपिटल रिसीव्ड, रेवेन्यू रिसीव प्लस कैपिटल रिसीव इज इक्वल टू टोटल रिसीव्ड। तो टोटल रिसीव फाइंड करने के लिए आप रेवेन्यू रिसीव और कैपिटल रिसीव को क्या करेंगे? प्लस करेंगे। लेकिन कैपिटल रिसीव के अंदर जो होगा वो बोरोइंग इंक्लूड नहीं होंगी। देखिए कैपिटल रिसीव के अंदर सपोज मार्केट बोरोइंग है 200 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ने मार्केट से लोन लिया, ये मार्केट बोरिंग हो गई। ओके, और एसिड सेल करके 100 करोड़ रुपए रिसीव किए। तो कैपिटल रिसीव में एसिड सेल करके 100 करोड़ रिसीव किए और लोन लेकर 200 करोड़ रिसीव किए। जो लोन लेकर 200 करोड़ रिसीव किए मार्केट बोरिंग ये नहीं आता है, ये एक्सक्लूडिंग बोरिंग है इसमें। इसका मतलब लोन लेकर जो पैसा रिसीव किया वो इसमें नहीं आएगा, 200 करोड़ नहीं आएगा। तो कैपिटल रिसीव में जो मार्केट बोरिंग है वो इसमें हम फिस्कल डेफिसिट में नहीं लेते। कैपिटल रिसीव में जो मार्केट बोरिंग के अलावा जो कुछ होगा वो सब आ जाएगा, है ना। मार्केट बोरिंग के अलावा कैपिटल रिसीव में जो रिकवरी ऑफ लोन है ना, या फिर आपका एसिड सेल करके जो पैसा कलेक्ट किया वो आ जाएगा।
तो कैपिटल रिसीव में जो अमाउंट आएगा वो आएगा आपका 100 आएगा सेल ऑफ एसेट, मार्केट बोरिंग 200 नहीं आएगा। और रेवेन्यू रिसीव में कितना आएगा 300 रेवेन्यू रिसीव और 100 कैपिटल रिसीव मिलाकर कितना हो गया 400। तो टोटल रिसीव अगर आपको फाइंड करना है तो टोटल रिसीव फाइंड करने के लिए बहुत सिंपल है कि रेवेन्यू रिसीव प्लस कैपिटल रिसीव एक्सक्लूडिंग बोरिंग, ये आ गया टोटल रिसीव। और टोटल एक्सपेंस फाइंड करना है तो रेवेन्यू एक्सपेंस प्लस कैपिटल एक्सपेंस, ये हो गया आपके टोटल एक्सपेंस। टोटल एक्सपेंस में से टोटल रिसीव माइनस कर देंगे तो जो आंसर आएगा वो क्या होगा फिस्कल डेफिसिट। ओके, टोटल एक्सपेंस गवर्नमेंट के 900 और टोटल रिसीव 500, टोटल रिसीव 400, टोटल एक्सपेंस 900, टोटल रिसीव 400 माइनस करने के बाद ये 500 जो आया वो कहलाएगा आपका फिस्कल डेफिसिट। सो फिस्कल डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल एक्सपेंस एंड टोटल रिसीव्ड एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। ठीक है, तो टोटल फिस्कल डेफिसिट फाइंड करने के लिए आपने टोटल रिसीव को माइनस किया, किस में से माइनस किया टोटल एक्सपेंस से। अब लास्ट है इसके अंदर प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट निकालने के लिए इसका जो सिंपल सा फार्मूला है वो है फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट माइनस नेट इंटरेस्ट पेड। प्राइमरी डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन फिस्कल डेफिसिट एंड नेट इंटरेस्ट पेड। फिस्कल डेफिसिट अभी हम कैलकुलेट कर चुके हैं कि फिस्कल डेफिसिट अभी हमने कैलकुलेट किया था वो आया था 500। तो फिस्कल डेफिसिट कितना है इसमें आपका 500, ये हमने ऊपर कैलकुलेट किया था अभी, माइनस नेट इंटरेस्ट पेड। अब नेट इंटरेस्ट पेड अगर नहीं दे रखा तो नेट इंटरेस्ट पेड भी आपको कैलकुलेट अलग से वर्किंग नोट में करना होगा। नेट इंटरेस्ट पेड कैसे कैलकुलेट करेंगे, बहुत सिंपल सा है। एक होगा पहले आपको क्वेश्चन में दे रखा, क्वेश्चन में गिवन होगा इंटरेस्ट पेड सपोज 500, इंटरेस्ट रिसीव सपोज 400। ओके, इंटरेस्ट पेड में से इंटर रिसीव आप क्या करोगे माइनस करोगे, इंटरेस्ट पेड में से इंटर रिसीव माइनस करोगे, माइनस करने पर जो 100 आ गया वो 100 क्या कहलाएगा आपका नेट इंटरेस्ट पेड। तो नेट इंटरेस्ट पेड 100 आ गया। अब नेट इंटरेस्ट पेड 100 कैसे आया कि नेट इंटरेस्ट पेड कैलकुलेट करने के लिए आपने इंटरेस्ट पेड में से माइनस किया इंटर रिसीव। ओके, तो क्या आ गया नेट इंटरेस्ट पेड। इंडियन गवर्नमेंट ने जो IMF से वर्ल्ड बैंक से लोन लिया है उस पर जो गवर्नमेंट इंटरेस्ट देगी वो कहलाएगा इंटरेस्ट पेड, सपोज 500 करोड़। और इंडियन गवर्नमेंट ने नेपाल को लोन दिया था, उस नेपाल से जो इंटरेस्ट रिसीव किया वो कहलाएगा इंटरेस्ट रिसीव। इंटरेस्ट पेड में से इंटर रिसीव माइनस करेंगे तो आंसर आएगा नेट इंटरेस्ट पेड, वो कितना हो गया आपका 100। तो नेट इंटरेस्ट पेड कितना है इसमें आपका 100। क्लियर। तो प्राइमरी डेफिसिट निकालने के लिए फिस्कल डेफिसिट माइनस नेट इंटरेस्ट पेड। फिस्कल डेफिसिट 500, नेट इंटरेस्ट पेड 100 माइनस करने के बाद आ गया 400। तो 400 क्या आ गया प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन फिस्कल डेफिसिट
एंड नेट इंटरेस्ट पेड। ओके, तो ये तीन तरह के डेफिसिट थे। रेवेन्यू डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंस एंड रेवेन्यू रिसीव्ड। इन रेवेन्यू डेफिसिट, रेवेन्यू एक्सपेंस आर मोर देन रेवेन्यू रिसीव्ड। फिस्कल डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल एक्सपेंस of the government and total receipt of the government excluding borrowing. In fiscal deficit, total expense of the government are more than total receipt of the government. Primary deficit is the difference between fiscal deficit and net interest paid. In primary deficit, fiscal deficit is more than net interest paid. क्लियर? ये आपका दूसरा टॉपिक भी कंप्लीट हो गया, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट। इस तरह से ये आपका गवर्नमेंट बजट जो चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, थैंक यू।